जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आप लोगों के लिए आए हैं हिंदी व्याकरण का एक नया सीरीज, जिसके तहत आप लोग क्लास 10th और 12th की यदि एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण आपके लिए काफी अहम योगदान निभाता है आपके एग्जाम में नंबर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी व्याकरण का सारा चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ते हैं, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, संधि, समास, विलोम, इन सारे चैप्टर को हम लोग आराम से एक एक चैप्टर को डिफाइन करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। साथ ही आपके कंपटीशन के लिए भी काफी योगदान दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ण विचार क्या है। तो देखिए, वर्ण विचार जानने से पहले हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी जो भाषा हम बोल रहे हैं, भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का साधारण अर्थात माध्यम है जिसके तहत हम अपनी बातों को आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो वो भाषा बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई का उपयोग हो रहा है। जैसे हमें अगर कमल बोलना है तो क जो है वर्ण हो गया, म भी आपका वर्ण हो गया, ल भी आपका वर्ण हो गया, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कमल बन गया। जो शब्द विचार एक भाषा हो गया जिसके तहत आपको मालूम चला कि ये कमल बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका ध्वनि जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं वर्ण का डिफिनेशन आप लोग याद रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यदि वर्ण की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का एक और टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला क्या है? तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से सजा कर लिख देते हैं तो उनका जो समूह होता है उसे ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अर्थात क, ख, ग, अ, ये सब चीज वर्णमाला के तहत आता है, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। आगे टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि ध्वनि की उच्चारण की दृष्टि से, ध्वनि की उच्चारण की दृष्टि से हम लोग वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो पार्ट में हम लोग वर्णमाला को विभाजित कर दिए हैं, अर्थात बांट दिए हैं। तो आपके मन में ये बात चल रही होगी कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का डिफिनेशन आप लोग याद रख लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के अर्थात स्वतंत्र रूप में होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। यानी जिसको बोलते समय किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, उसे ही हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये क्या हो गए? ये हो गए आपका स्वर। अर्थात अ को बोलने में किसी प्रकार का रुकावट उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप उच्चारण कर देखिए, ओ, इसमें हम किसी चीज का सहारा भी नहीं रहे हैं, अर्थात ये स्वतंत्र भी है और इसमें रुकावट भी उत्पन्न नहीं हो रही है, इसीलिए इसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब स्वर को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। पहला होता है हस्त स्वर। हस्त स्वर किसे कहते हैं? जिस मतलब ऐसा स्वर जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं हस्त स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या हो गए? हस्त स्वर कितने होते हैं? तो हस्त स्वर 4 होते हैं। आप इन सारी चीजों को भी याद रखेंगे। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? अर्थात वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हस्त स्वर से दुगुना समय लगता है, उससे दुगुना समय लगता है, ज्यादा समय लेता है, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। आशा करते हैं आप लोग को हस्त स्वर और दीर्घ स्वर समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम लोग का आता है कि प्लुत स्वर। बहुत जगह पर प्लुत स्वर के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन प्लुत स्वर क्या है कि जिसके जो लगभग एक नहीं दो वर्णों से मिलकर बन जाता है। जैसे एक होता है ओम। ओम क्या है? प्लुत स्वर का आपका डिफिनेशन है, उसे कहते हैं हम लोग ओम। मतलब एग्जाम्पल में ओम आप समझ सकते हैं। तो ये होते हैं स्वर के पार्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग व्यंजन के पार्ट क्या है, कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं व्यंजन।
तो वर्ण को अभी देखें हम लोग, तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन की अगर बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय यदि हमें स्वर का उपयोग करना पड़ता है उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये क्या है? व्यंजन है, क्योंकि क बोलते समय क जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें अ की मात्रा आती है, ख बोलते हैं तो उसमें अ की मात्रा आती है, और अ क्या होता है? स्वर होता है। तो क को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, इसे ही हम लोग कहते हैं व्यंजन। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। और आप इसका डिफिनेशन दिमाग में रखेंगे तो आशा करते हैं आपको ये सारा टॉपिक आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, जैसे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, वैसे ही व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन। आइए पहले इन सारे तीनों टॉपिक को समझते हैं, इसके बाद हम लोग सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, जो आपके व्यंजन को बांटा गया है किस प्रकार से, उसको भी देखेंगे, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी से क्वेश्चन उठाता है कि कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है, तो उसे भी जानेंगे। पहले इन सारे टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे टॉपिक को। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अर्थात स्पर्श व्यंजन का अगर आपको डिफिनेशन देना हो तो वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय आपका जीभ जो हो किसी न किसी अंग में जरूर टच करे, अर्थात जरूर स्पर्श करे, उसे ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ। ये क्या हो गया? अगर आप ये जानते होंगे, देखिए व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कहा हुआ आप लोग जानते होंगे मत, अर्थात क, च, ट, त, प, म, क, च, ट, त, प, म, यहां तक होता है 25। आप इसे भी याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्वर की संख्या, तो देखिए स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। और पूछ देता है कि स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या, तो याद रखेंगे 44। स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या मिलाकर हो जाती है 44। और कह दे कि देवनागरी लिपि में टोटल कितने वर्ण हैं, टोटल कितने शब्द हैं, तो देवनागरी लिपि में, यहां पे आप याद रखेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं देवनागरी लिपि में आपके कुल लगभग 52 अक्षर होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ऐसे स्वर और व्यंजन मिलाकर 44। एग्जाम में पूछ देता है कि स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो 44। व्यंजन की कितनी है? 33। स्वर की कितनी है? 11। और देवनागरी की पूछ दे, टोटल देवनागरी लिपि में कितने वर्ण है, तो 52, क्योंकि हिंदी भी देवनागरी लिपि का ही पार्ट होता है। तो देखिए यहां पे समझते हैं क वर्ग। ये देखिए स्पर्श व्यंजन हम इसे क्यों कह रहे हैं कि यदि आप क बोलेंगे, क की उच्चारण करेंगे, तो देखेंगे कि आपका आवाज कंठ से झंझनाहट की आ रही है। आपका जो कंठ है वहां से कुछ झंझनाहट उत्पन्न होगी। आप बोल कर देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो देखिए क, ख, ग, घ, घ, ये क्या है? पूरे कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग भाई क वर्ग, यानी कंठ से निकलता है। पूछ देता है कि क का उच्चारण अंग, मतलब जो कहां से स्पर्श होता है, क का उच्चारण करते समय जीभ जो है कहां से स्पर्श करती है, तो कंठ से आवाज आती है, इसलिए इसे क वर्ग को कंठ माना जाता है। च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ, य। तो देखिए च, छ कहां से आ रहा है? आप देखिएगा ये जो आपका जीभ है वो पहले हिस्से को छू रहा है, या जो तालू है आपके ऊपर वाले उसके पहले हिस्से को छू रहा है, ये होता है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य, तो ये होता है आपका तालु से। अब आप बात करें ट वर्ग की, तो ट किससे आपका संपर्क करता है, तो ट बोलिएगा तो लगेगा आपको कि तालु तो ही है ट में, लेकिन देखिए ट बोलेंगे तो आपका जीभ जो है बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा और आवाज आएगी ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो देखिए ये क्या हो रहा है? आपके मूर्धन्य से निकल रहा है, मूर्धन्य से निकल रहा है, अर्थात जो तालु के ऊपरे वाले हिस्से से उसे मूर्धन्य कहते हैं, तो ये मूर्धन्य से निकलता है। त वर्ग दांत से बोलकर देखिए
तो थ, आपका जीभ जो दांत को टच कर रहा है, द ध न, ये दंत से निकलता है। प वर्ग बोलिए प फ ब भ म, तो ये देखिए ओष्ठ से निकल रहा है, इसलिए इसे ओष्ठ से हम लोग इसका आप याद रखेंगे पांचों का कि कौन कहां से इसका उच्चारण होता है। कहीं एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछ देता है, तो इसके लिए अगर ट्रिक जानना चाहे तो देख लीजिए, याद रखिए क च ट त प म कता मुधौ, क च ट त प म कता मुधौ। तो देखिए क क्या हो गया, कंठ से, च हो गया तालु से, ट हो गया मूर्धन्य से, त हो गया दंत से, और प से लेके म तक हो गया ओष्ठ से। तो ये याद रखेंगे क च ट त प म कता मुधौ, याद रखेंगे। आपको ये सारा आशा करते हैं स्पर्श व्यंजन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और समझते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जिसको बोलते समय किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व, आप एक शब्द में बोल जाइए य र ल व, य र ल व, कोई प्रकार की रुकावट उत्पन्न ही नहीं होती है, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए उष्मा व्यंजन क्या है, तो जब बोलेंगे इसको तो पूरे वेग के साथ आपके शरीर से श्वास का प्रवाह होता है और उष्मा का प्रवाह होता है। जैसे स स ह, स स स ह, देखिए तलाबी स, मुदनी स, दांती स, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं अपन जनरल भाषा में। लेकिन ये क्या है, स स स ह, ये क्या हो रहा है, स बोलते समय पूरे कंठ से उष्मा के साथ आपका उच्चारण हो रहा है, इसलिए कहते हैं उष्मा व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4, उष्मा व्यंजन भी 4 होते हैं। ये याद रखेंगे कि पूछ देगा कि यह क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन है या उष्मा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन याद रखेंगे। अब एक टॉपिक हो जाता है संयुक्त व्यंजन के बारे में, थोड़ी सी जान लेते हैं। उसके बाद सघोष अघोष को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके जीडी से लेकर एसएससी जीडी तक सारे क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। तो आप इसको लास्ट तक पढ़ें ताकि आपको टोटल समझ में आए और आपके 11th 12th के एग्जाम के लिए और 10th के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चीज लेकर आए हैं। तो यदि आप अभी तक यदि आपको चैनल पे हैं, अब पसंद आ रहा है, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए। कौन सा पैसा लग रहा है ठोकने में, ठोक दीजिए सब्सक्राइब और लाइक भी मार दीजिए। तो आइए समझते हैं संयुक्त व्यंजन का कि दो व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो को व्यंजने मिल जाता है तो करा संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त माने मिल जाना। तो देखिए जैसे में छ, यार अलावा में का जो छ होता है वो किससे बना होता है, क और स से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। त्र किससे बना था, तो और र से मिलकर बना है, इसलिए त्र। ज्ञ क्या है, आधा ज और य से मिलकर बना है, इसलिए ये हो गया ज्ञ। और स्र देखते हैं आप सब श्री लिखते हैं, तो जो स्र है वो किससे मिलकर बना था, स और र से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। आशा करते हैं आप व्यंजन को अच्छे तरीके से देख गए होंगे। अब व्यंजन को हम लोग उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। तो यदि आप इस सब चीजों को देख रहे हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला स्टेप में समझते हैं सघोष अघोष को। तो अभी आप लोगों ने स्वर और व्यंजन को जिस प्रकार से उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने बांटा था उसको अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोग जो है हम लोग वर्णों को और भी कई आधार पे बांटा जा सकता है। हम लोग वर्ण को हम लोग कई आधार पे बांट सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और पॉइंट समझते हैं कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन और श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर हम लोग अलग अलग तरीके से वर्णों को बांटते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में या अदरवाइज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें यही जो क्वेश्चन था सघोष अघोष से ज्यादा एग्जाम में पूछ देता है। क्योंकि बच्चे जो हैं अधिक से अधिक स्वर और व्यंजन की बात में जानते हैं। जैसे स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और व्यंजन में जो आपका उष्मा है, अंतस्थ है, स्पर्श है, इन्हीं बातों को जानते हैं। इन सारे टॉपिक को नहीं समझते हैं। तो आइए आप लोग पहले समझिए इसको कि क्या होता है। ये स्वर तंत्र या श्वास के कंपन के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। ये समझिए कौन कौन। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। अघोष कहने का मतलब वैसा अघोष किसे कहेंगे जिसका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे, ज्यादा श्वास लेने की जरूरत न पड़े, उसे कहेंगे हम लोग अघोष। जैसे क ख, च छ, त ठ, त थ, प फ, स स, स ह, ह, जो है ये क्या हो गया आपका अघोष हो गया। इसमें से ज्यादा श्वसन क्रिया नहीं हुई, आपकी ज्यादा श्वास आप लोगों ने अंदर नहीं खींचा। लेकिन यहीं पे देखेंगे जब सघोष का, तो सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है आपका सघोष कहलाता है। जैसे क ख की अगर बात करें तो क और ख को छोड़ दें, जैसे ग, घ,
गौ, ये क्या हुआ, क ख ग। तो ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि ज्यादा आपका सांस ले रहा है। क देखिए, क बोलिएगा, क ख, दो हो गया। अब बोलिए गौ, गौ बोलने में ज्यादा श्वसन क्रिया हुई है, ज्यादा सांस ले रहे हैं आप, इसलिए इसे सघोष कहते हैं। तो इसको आप ट्रिक अगर पूछे तो सिंपल सा अ पहले आता है, अ पहले आता है, इसलिए क में क ख पहले आता है, च में च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है, पहले आने वाले हैं। तो यदि अ पहले है तो पहले वाला जो अक्षर है वो अ घोष कहलाता है, और जो सभी जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होते हैं वे कहलाते हैं आपके सघोष। और उसके अलावा जो आपका है ड ढ झ य र ल व ह, ये क्या होता है, आपका होता है। और सभी स्वर भी होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो पूछ लेगा अ क्या है, तो अ भी सघोष है, जितने भी स्वर है वो भी सघोष हैं। और उसके बाद आपके व्यंजन के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण भी स्वर होते हैं, इसे सघोष होते हैं, इसे आप याद रखेंगे, अघोष और सघोष को। अब देखिए, श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। यानी सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो आपका है वो अल्प प्राण है। जैसे देखिए, पहला का मतलब जैसे क हो गया पहला, ख दूसरा हुआ, उसको छोड़ करके ग, घ को छोड़ करके अंग, तो ये हो गया का, क ग अंग। ये क्या हो गया, आपका अल्प प्राण। इसको बोलने में कम सांस की ध्वनि उत्पन्न होती है, ज्यादा सांस हमें नहीं लेना पड़ता है। महाप्राण जिसका उच्चारण करते हैं उसमें ज्यादा श्वासन क्रिया, ज्यादा सांस लेता आदमी, उसे कहते हैं महाप्राण। सभी वर्ग के दूसरे चौथे का मतलब जैसे क में देखेंगे तो ख, और चौथा का मतलब घ, ख घ, ये क्या महा मतलब प्राण है, ये क्या है, महाप्राण। इसके अलावा स ह, ये भी क्या होता है, महाप्राण का पार्ट होता है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये भी टॉपिक होता है वर्ण विचार में ही, इसे भी आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग वर्ण विचार को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आइए और चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शब्द विचार को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में।